नमस्कार, मैं आशु भटनागर अपने पॉडकास्ट लेखा जोखा विद आशु भटनागर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर में सबसे फेवरेट जिलाधिकारी रहे और उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए श्रीमान बीएन सिंह जी हैं, ब्रजेश नारायण सिंह जी हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ब्रजेश जी इस पूरे जिले में लगातार कई तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं और आज हम उनसे बातें करेंगे या फिर ये कहिए कि एक राजनीतिक एनकाउंटर होगा उनके सोशल पॉलिटिकल कैरियर पर। बीएन सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पीसीएस का ही कैरियर क्यों चुना? और चीजों में जा सकते थे, आपको अब आगे आप जो है राजनीति में देख रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान की बात तो नहीं, मैं ईस्टर्न यूपी आजमगढ़ को बिलोंग करता हूँ और उस समय सोसाइटी में लिमिटेड चॉइस हुआ करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन वन ऑफ द बेस्ट चॉइस माना जाता था। तो आजमगढ़ का रहने वाला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिर हमने बीएससी किया, फिर उसके बाद में फिलॉसफी किया और जूनियर रिसर्च फेलोशिप थी रिलीजन एंड फिलॉसफी में। और उसके बाद दोनों में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, लेकिन 480 के लगभग नंबर था और इसमें चौथी पोजीशन थी। तो निश्चित रूप से मेहनत करने पे सिलेक्शन हुआ और ये माना जाता था समाज में कि पावर जो है वो इन सर्विसेज में है जहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हैं और ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी रहा है और इसलिए चुना। आजमगढ़ जैसी जगह में जहाँ लोग मुख्तार अंसारी को जानते हैं, वहाँ से एक लड़का जो है आईएएस के लिए निकलता है, तो क्या पारिवारिक बैकग्राउंड इसी तरीके से था या आपने ही सोचा ये सब करने का? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं कि मैं पीसीएस में चौथी पोजीशन थी तो पीसीएस ज्वाइन किया, आईएएस में 480 के आसपास थी, 93 में नहीं ज्वाइन किया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आजमगढ़ में लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं और छोटी लैंड होल्डिंग्स होने के कारण से पढ़ाई पे लोगों का बहुत जोर होता है। अच्छा। और इसलिए वहां पे व्यवहारिक रूप से और आइडियली भी बहुत से लोग सर्विसेज में जाते हैं। अच्छा। तो एजुकेशन उनकी राइटफुल चॉइस हो जाती है। इसलिए आजमगढ़ के जिस परिप्रेक्ष्य को आप देख रहे हैं वो बहुत सीमित परिप्रेक्ष्य है। आजमगढ़ पुराना जिला है, बहुत अच्छा जिला है, एस्टैब्लिश जिला है। सबाना आजमी भी वहीं की थी और भी कैफी आजमी साहब भी वहीं के थे और भी बहुत महत्वपूर्ण वहाँ के लीडर्स रहे हैं। तो इसलिए आजमगढ़ एक एस्टैब्लिश अच्छा जिला है। तो क्या आजमगढ़ की पृष्ठभूमि नहीं आपको इतना दृढ़ निश्चय और जिद्दी भी बनाया है या ये कैरेक्टर का पार्ट है? देखिए, जब किसी व्यक्ति का इवोल्यूशन होता है तो उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो निश्चित रूप से और खासकर जब बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उस समय डी लर्निंग कम होती है। तो इनिशियल स्टेज में जो बच्चे लर्न करते हैं, देखते हैं अपने चारों तरफ, जिस वातावरण में रहते हैं, तो उस समय जो उनका प्रभाव पड़ता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं 18 साल उसके बाद, तो लर्निंग डी लर्निंग फास्ट हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति के चारों तरफ के सामाजिक परिवेश व्यक्ति के इनिशियल लाइफ पे इम्पैक्ट निश्चित रूप से डालता है। अब जब आप रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन जो नए आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, तो जो यूथ है जब वो तैयारी करता है, आज की डेट में तो बड़े सारे कोचिंग्स हो गए हैं, बड़ी प्रेशर हो गया है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी राह आगे करें? क्योंकि छोटे शहरों के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं खुद छोटे शहर से आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे पास एक तो इन्फॉर्मेशन कम होती है। हम आज तो भले इंटरनेट का युग है, लेकिन नॉर्मली छोटे शहर के बच्चों के पास, क्योंकि पेरेंट्स उस लेवल पे नहीं होते, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देने चाहेंगे कि कैसे वो आईएएस पीसीएस के लिए अपना गोल सेट करें? आशु जी, आज का समय हम लोग के परिवेश से अंतर है। उस समय कमांड इकोनॉमी हुआ करती थी, लिमिटेड चॉइसेस हुआ करती थी, ऑप्शंस लिमिटेड थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस पीसीएस, ये सब लिमिटेड चॉइसेस थे। उसके बाद हिंदुस्तान में लेज़ा फेयर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई, बहुत अधिक वेरिएशन हुए, प्राइवेट सेक्टर बहुत अधिक डेवलप कर गया है, अपॉर्चुनिटीज उसमें भी बहुत अधिक हैं। आज आप ग्लोबल लेवल पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, चाहे पढ़ाई का माध्यम हो चाहे जॉब का हो। तो ऐसी स्थिति में इसकी व्यापकता अपॉर्चुनिटीज की बढ़ गई है। इसलिए नए यूथ को टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गया है, मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है, पहले नहीं होता था। रियल टाइम में कंप्यूटर और इंटरनेट
ये सब चीजें आ गई हैं, जी। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और डाइवर्सिफाई हो गई है। इसलिए बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चॉइस वो लेता है। हाँ। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, जी जी IAS महत्वपूर्ण है, जी। लेकिन दे आर नॉट द ओनली जॉब, इम्पोर्टेंट जॉब इन द सोसाइटी। जिस जॉब में आप जाएं, एक तो जॉब ठीक रहे जिससे कि आपका डे टू डे लाइफ अच्छी तरीके से जिए, प्रेजेंट फ्यूचर ठीक तरीके से रहे, और दूसरा आपको सेटिस्फैक्शन दे, तो आपकी क्रिएटिविटी का भी एक्सप्रेशन जॉब में हो। इसलिए मैं पूरी तरह से इस मत का नहीं हूँ, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बच्चों को आप एक तो अपना फॉल बैक ऑप्शन रखिए, और दूसरा जब तक आपको तैयारी करनी है बिल्कुल कमिटेड तरीके से, बिल्कुल प्रोफेशनली, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और लगातार लगे रहिए। और फिर पार्टली ये मैटर ऑफ लक भी है जी। इसलिए इसको मान के चलिए, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं सक्सेसफुल हो गए हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, इसका मतलब जो चांस पार्ट था उसमें आप नहीं आ पाए, तो लाइफ की और अपॉर्चुनिटीज रखिए, उसमें आगे बढ़िए। लीडिंग अ गुड लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिकमिंग ओनली IAS and PCS। एक और क्वेश्चन सर, आपने इतने आराम से सारी चीजें करी और आपने बड़े बड़े काम किए, कुछ ऐसे मतलब मैं आगे बात करूंगा उनके बारे में, जो चाहे इलेक्शंस में वीडियोग्राफी आपने पहली बार कराई है, जो और चीजें, तो जो IAS हैं करंट, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीजों को और आसान कर सकते हैं? या कई बार हमने देखा है कुछ IAS प्रेशर में रहते हैं, आ जाते हैं। देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जो आपने उठाया है जी, और बहुत रिलेवेंट इशू आपने उठाया है। IAS एक इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नेंस की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कमरा उसका डिसाइडेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ है, मतलब रास्ता डिसाइडेड है, तो उसको आत्मसात करना चाहिए, चलना चाहिए। पॉलिटिकल क्लास को भी ये देखना चाहिए कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे अच्छा काम निकालें, उनसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, और प्रोडक्टिविटी बढ़ के पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीजें स्प्रेड हो करें। तो इसके लिए यदि आपके टूल्स, फॉर इंस्टेंस आई गिव एग्जांपल्स, मैं कुछ चीजों को छोटे छोटे एग्जांपल्स के द्वारा बताते रहता हूँ। आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी है। अगर ड्राइवर अच्छा होगा तो आपको डेस्टिनेशन पे सही समय पे ले जाएगा, और अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो रेड लाइट जंप करेगा, दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे सही समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिविल सर्विसेज जो है, तो पॉलिटिकल क्लास को भी देखना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज के लिए ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें वो सही चीजों को कर सकें। जो सही सिविल सर्वेंट्स अधिक हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी लिमिटेशंस होती हैं, तो जो अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, जो नहीं अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए कहा जाए, कंडीशंस क्रिएट किया जाए कि वो अच्छा बनने के लिए बाध्य हो जाए। तो इसलिए जो है इकोसिस्टम क्रिएट करना, वो सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी, लेकिन उससे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लीडरशिप है। जी सर, अब हम इस पूरे अपने परिचर्चा के दूसरे पार्ट पे आते हैं, वो है प्रशासनिक आपकी जो चुनौतियां रही। जैसे कोविड में आपने बहुत ही जबरदस्त प्रबंधन किया, लेकिन उसको लेके फिर बाद में कुछ चुनौतियां भी हुई और आप 1 महीने की छुट्टी पर चले गए। पहले गए तो शुरू में तो 1 महीना गए थे, फिर आप लंबे हो गए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हुआ प्रशासनिक चुनौतियों के बीच में, कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि मैं जितना मुझे पता है वो तो एक जो चीजें घटना हुई तो उस पर भी आएंगे, लेकिन इसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, करियर में सब चीजें होती रहती हैं। निश्चित रूप से ऑनरेबल CM की मीटिंग में एक इशू उठा, उनको लगा कि चीजें बढ़ गई क्योंकि 38 कोरोना के केसेस हो गए थे, और ये 38 सब बाहर से आए थे, उस समय लोग बाहर से आ रहे थे। तो मैंने CMO ने एक्सप्लेन किया, ऑनरेबल CM उससे सहमत नहीं थे। तो चूंकि मैं इसको फोर्सी कर रहा था कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा होने जा रहा है आगे आने वाले महीनों में और सालों में, इसलिए मैंने सोचा कि कोई उपयुक्त कलेक्टर अगर आएगा तो उसे और अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो हमने मीटिंग में तो कहा ही, और फिर एक पत्र लिख दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ये पत्र जो हमने केवल चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा या कुछ सीनियर ऑफिसर्स को लिखा, उनमें से कहीं एक पत्र जो है वो लखनऊ में किसी रिपोर्टर साहब के पास चली गई,
उन्होंने जैसे मैंने अगर 30 मार्च 2020 को 5:05 पे भेजा होगा तो 5:55 पे वो लखनऊ के एक रिपोर्टर साहब किसी महत्वपूर्ण पत्र के नवभारत टाइम्स के उन्होंने उसको मीडिया में डाल दिया, तो वो कंट्रोवर्सी हो गई। मेरा उनसे कभी परिचय नहीं, मैंने कभी किया नहीं, तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि किससे मिला और किसने डाला, तो 1 मिनट में वेरीफाई हो सकता था। तो जिस व्यक्ति ने किया या भेजा होगा वो अपने प्रोफेशनल प्रोप्राइटी के बियॉन्ड जाके, तो उसके कारण से गवर्नमेंट हमसे नाराज हुई, तो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है नाराज हुए। तो मैंने चूंकि रिक्वेस्ट किया था कि मैं हटना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ने मुझे हटाया, लेकिन फिर एक चार्जशीट दी, लेकिन सस्पेंड नहीं किया, चार्जशीट। और उसके बाद मैं भी छुट्टी पे चला गया, तो करीब 1 साल बाद गवर्नमेंट ने बिना जांच के ही उसको समाप्त कर दिया और सही पाया कि भाई इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं छुट्टी पे करीब 2 साल रहा। तो सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज नॉट 2 + 2 = 4। लेकिन उस दौर में ये कहा गया कि आपकी जो एक इमेज बनी कि सीएम के सामने खड़े होकर ये कह देना कि सर मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। जो मैं 4 साल की नौकरी के बाद भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर साहबान का बोलती रहा, तो शुरू से ही आदत रही कि पोलाइटली अपनी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया जाए। वो शुरू से एक आदत रही, एक साइकोलॉजिकल भी रही। तो मीटिंग चल रही थी, इंटरनल मीटिंग, तो ऑनरेबल सीएम का रिगार्ड करते हुए अपनी बात को रखना आवश्यक था। दूसरा, जो मैं फोर्सी कर रहा था कि आने वाला समय बहुत ही सीरियस होगा, तो ऐसे में मान लीजिए कि 38 कोरोना केस हैंडल नहीं कर पाए, और भारत सरकार ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर ने बड़ा अच्छा किया था, उस समय कहा था, तो ऐसी स्थिति में यदि हम हैंडल नहीं कर पाए या विश्वास नहीं था उस समय, ऑनरेबल सीएम ने हमेशा विश्वास किया, लेकिन उस समय जो अगर मान ली कोई बात हुई, तो ऐसे में लगा कि इस घटना से अपने को विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि लोगों का नुकसान ना हो। फिर कोई सक्षम प्राधिकारी, जिलाधिकारी, वो आके लोगों का हित अच्छे तरीके से, क्योंकि दैट वाज अ वेरी सीरियस सिचुएशन, तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था। लेकिन एक मैंने देखा कि आपसे पहले इस जिले के अंदर जो जिलाधिकारी का पद था वो बस नाम के लिए था। आपने आके ये बताया कि अथॉरिटियों के सामने भी जिलाधिकारी है। ये जो पावर थी ये आपने खुद महसूस करी या इसके पीछे भी कोई और कहानी है या कुछ और पावर थी? नहीं आशु जी, मैं आपको बताऊं, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है जी। इसको 2-3 परिप्रेक्ष्य में कहूंगा। एक तो व्यक्तिगत मेरा एक्सपोजर जो रहा जी, कि शुरू में मैंने बताया कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में ओएसडी टू ऑनरेबल मिनिस्टर रहा, फिर भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय में ओएसडी टू ऑनरेबल मिनिस्टर सरफेस ट्रांसपोर्ट रहा, फिर उसके बाद डीडीए में 5 साल काम किया, एमसीडी में 6.5 साल काम किया, एनडीएमसी में काम किया। ऐसे में इन महत्वपूर्ण पदों पर जब काम करने के बाद आपका एक्सपोजर नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्किंग सिस्टम से हो जाता है, तो पर्सनालिटी जो इवॉल्व हुई शुरू से लेकर अंत तक इस तरह से रही कि चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझा जाए। अब किसी भी जिले में चाहे छोटा हो या बड़ा, जिलाधिकारी ही केवल राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है, वही कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होता है। तो बाकी संस्थाएं जैसे यहाँ पे अथॉरिटीज हैं, कितने भी सीनियर ऑफिसर हो, जिलाधिकारी ही यहाँ के वो राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य के मैसेजेस को कन्वे करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उस समय चूंकि पुलिस कमिश्नरी नहीं थी, हमारे समय ही फिर स्टार्ट हुई, हमारे लास्ट जाते समय, तो ऐसे में जिलाधिकारी उस समय सशक्त पद भी था। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें राज्य शासन की हर बातों को आपको और इंटेंशन को और एक्टिविटी को, पॉलिसी को आपको कोऑर्डिनेट करना और इम्प्लीमेंट करना है। तो यदि आप लेटर स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव जनता के बीच में पड़ता है। मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा। अब जब मामला कमिश्नरेट तक आ ही गया, तो आपके जाते जाते ही यहाँ पर कमिश्नरेट लागू किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में लागू किया गया, उस समय ट्रायल के तौर पे। आज लगभग आई थिंक 5 इयर्स हो गए हैं। 5 साल बाद आपको कैसा लगता है कि कमिश्नरी इज ए गुड फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, या वही कि
एसएसपी मॉडल होना चाहिए और जो है जिला अधिकारी के पास सब कुछ होना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाँ। और गवर्नमेंट की पॉलिसी को मैं क्रिटिकल नहीं हो सकता। जी। लेकिन उस समय का हमारा जो मत, जो कि मैंने गवर्नमेंट में जो बात रखी थी, जी। उसी को केवल रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में जब ग्रीवांसेस डेवलप हो तो ग्रीवांस के रिड्रेसल का भी सिस्टम होना चाहिए। और ग्रीवांस के रिड्रेसल में गौतम बुद्ध नगर लखनऊ से काफी दूर पड़ता है, 550 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहां पे आम जनता को अगर ग्रीवांस है तो कैसे उसको रिड्रेस करें? पहले वो मजिस्ट्रेट के पास चली जाती थी, पहले वो कमिश्नर मेरठ के पास चली जाती थी, तो डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंस होते थे। अब उस तरह के चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय किया होगा वो अच्छा किया होगा। कथक सीखना बड़ा कठिन है और कई सालों लग जाते हैं इसे सीखने के लिए, पर ये बिल्कुल गलत है। तो सर अब आते हैं आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जिस हिस्से को मैं मानता हूँ, मतलब वो मैं जो मानता हूँ, बाकी हो सकता है आप मुझे बेहतर बताएंगे, वो है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लिए आपने भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उस दिन जब अभी उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी आए, तब भी आप वहाँ मौजूद थे, हमने तब भी आपसे बातें की। तो मैं अपने दर्शकों के लिए अब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज तो भूमि अधिग्रहण था, इसको आपने जिला अधिकारी रहते हुए कैसे करवाया और इतना सक्सेसफुल तरीके से कैसे कराया जो आने वाले अन्य अधिग्रहण के लिए एक बेंचमार्क है? धन्यवाद आशु जी, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। 1997 में मैं एसडीएम बड़ौत हुआ करता था। जी। उसके बाद मैं जिले में पोस्टेड नहीं था। 19 साल बाद मैं जिलाधिकारी के रूप में आया। तो अब प्रश्न उठता है कि जब मैं रेवेन्यू की चीजें नहीं जानता था तो कैसे हो गया। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा और आपके दर्शकों से कि रूल ऑफ लॉ को समझना, इशू को समझना, राइट इंटरेस्ट में इंप्लीमेंट करना, प्रो पब्लिक इंटरप्रिटेशन होना और ट्रस्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं। जब मैं आया था तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 14 साल से बंद था। 39 गांव की समस्या थी। एक दिन सुबह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गडकरी साहब का फोन आया कि भाई डीएम साहब ये जल्दी होना चाहिए। सुबह 5 बजे फोन आया, 5:10 में। तो मैंने कहा साहब फिर ऐसा करते हैं कि मैं आर्बिट्रेटर जिलाधिकारी के रूप में हूँ, ऐसे में अगर बढ़ाना चाहूँ तो कहीं आप जो है कंपनसेशन कितना बढ़ाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं एक आइडिया लेके आया हूँ कि जब वो संतुष्ट थे और उसके बाद जो दिन बीत गए तो यदि वो अपना पैसा स्टेट बैंक के सेविंग अकाउंट में रखे होते तो जो इंटरेस्ट मिलता वो हम उनको दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग आइडिया, प्लीज गो टू द फार्मर्स एंड टॉक टू देम। तो मैंने कहा अच्छा, मैं फार्मर्स को बुलाया, उनसे बात किया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपका कोई पैसा नुकसान नहीं होगा, ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ा, ये कि और कोई इशू आए, ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल टाइम में जाएगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने यस कहा और आप विटनेस हैं कि उसके बाद जो है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना और कंप्लीट हुआ और मैंने आदेश पारित किया एज आर्बिट्रेटर। एनएचआई ने उसको अप्रूव किया और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ की जनता इस इलाके की वो बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाली, फेयर, अगर उसके साथ फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो और जो कमिटेड हो तो दे अंडरस्टैंड इट फास्टर और उसको करते हैं। जेवर में भी यही हुआ। शुरू में आपको पता ही है 6 गांव था फर्स्ट फेज में, 4 गांव थे, 2 इंडस्ट्रियल एक्ट में, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 76 में अर्बन थे। तो ऐसे में 900 के हिसाब से 3600 होता था। फिर उसके बाद बीच में डिक्लेयर हो गया कि वो अर्बन है, इंडस्ट्रियल है, तो 1800 हो गया। किसान नाराज हो गए, जब कंसेंट लेना था 70% का तो केवल 4 ने कंसेंट दिया 7000 में से। ऑनरेबल सीएम साहब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने जब बातें की हमसे तो मैंने उनको समझाया। वो आए 3 अगस्त 2018 को और किसानों से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बातचीत की। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप गाँव जाइए। देखिए एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी, कि यदि आप समस्या का हल करना चाहें तो टेक्सचुअल तरीके से करें, कॉन्टेक्चुअल तरीके से करें, पार्टिसिपेट करें। आप देखें कि आपके जो क्लाइंटेल हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से समझते हैं और उनको अंडरस्टैंड करके जो राइटफुल चीजें हैं पहले उसको कर दीजिए। तो गाँव गया, लोगों से चर्चा की,
लेकिन उनको मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइस भी दी कि भाई देखिए अभी तो आपका जो है 700-800 है, गवर्नमेंट लेती है तो मान लीजिए कि आपका 2300 ऑनरेबल सीएम ने 500 बढ़ा दिया तो 2300 हो रहा है, तो 2300 आपको मिल रहा है। यदि ये उसकी जगह राजस्थान जाने की चर्चा हो रही थी, राजस्थान चला गया, हरियाणा चला गया, आगरा चला गया, तो यहाँ जो लोग पैसा लगाए भी होंगे वे ड्रॉ कर जाएंगे। लोगों ने इस बात को माना, लेकिन उनको एक चीज और बताई थी कि आप जो है जो पैसा आपको दिया जाएगा वो रियल टाइम में दिया जाएगा और फाइल बनवाने का खर्चा भी प्रशासन ही देगा। ठीक है, तो ऐसे में किसानों का फाइल, वकील, सारा खर्चा किया गया। 3400 करोड़ रुपया बटा और प्रशासनिक खर्चा केवल जो है 3 करोड़ रुपए आया, जबकि 10% तक हो सकता था 300 करोड़ तक। तो 0.096% है। ऐसे स्थान पे जो भट्टा पार्सल के ठीक बगल में, जिसके कारण से नया कानून बना, तो असली चीज मैंने देखी कि इस जनपद में लोग संवेदनशील, रिसेप्टिव और ट्रस्ट वाले हैं, प्रोवाइडेड उनके साथ फेयर 2+2=4 का बिहेवियर। आपने भट्टा परसौल का जिक्र किया और भट्टा परसौल से जो एक युवा के राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए, फिर वो बाद में यहाँ पर जेवर से विधायक बन गए धीरेन्द्र सिंह, उनके साथ चीजों को मैनेज करने में परेशानी हुई या आसानी से हो गया? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े कोऑपरेट किए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में प्रशासन के लोग जो अपने टारगेट ग्रुप जो फार्मर्स थे और अफेक्टेड लोग थे, उनके साथ 1-to-1 संवाद किए। एक बात मैं और बता दूं, सामान्यतः प्रशासन में लाइसेंस बहुत कम बनते हैं। ठीक, हमारा टारगेट था जेवर एयरपोर्ट, तो जितने लोग हमारे थे जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, मैंने उनके लाइसेंस बनाए। दूसरी बात मुझे याद पड़ता है कि 2019 के लास्ट के महीने में सीए प्रोटेस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक बगल के जिले में, दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में लगभग 52 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद सभी तरफ हमसे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यहाँ पे भी आप इंटरनेट शटडाउन कर दीजिए। तो हमने कहा नहीं, गौतम बुद्ध नगर जो है वो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा यहाँ के लोग कोई भी हो, लोग ट्रस्ट करते हैं। तो मैं हर जगह जाता था, शहर में भी जाता था। ये जरूर है कि आउट ऑफ प्रैक्टिकल रिस्क कुछ लोगों के लाइसेंस भी मैंने बनाए, जिससे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो, क्योंकि दिमाग में जेवर एयरपोर्ट था। अगर यहाँ कोई टर्मोइल होता तो जेवर का जो एक्विजिशन था, जिसका कि टारगेट फिक्स था जनवरी तक, वो नहीं हो पाता। इसलिए हमने जो है जिलाधिकारी के पास बहुत से टूल्स होते हैं, तो वो उसका 19-20 स्टेट के इंटरेस्ट में और लोगों के इंटरेस्ट में, दो ही क्राइटेरिया है, स्टेट का इंटरेस्ट लॉफुल एंड लोगों का इंटरेस्ट, तो ये यूज करके इसका फायदा हुआ। तो यहाँ इंटरनेट भी शटडाउन उस दौरान नहीं हुआ, इस बात के आप प्रत्यक्ष विटनेस हो। तो लोग जो है यहाँ पे वो फॉरवर्ड लुकिंग, मॉडर्न, बस ये है कि अलग अलग टारगेट ग्रुप्स हैं, तो उनको समझाना, लेकिन अगर आप उनकी बातों को समझ करके और लॉफुली उनका काम करें तो वो आप पे विश्वास करते हैं, और जेवर इसका जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन सर, जो आपने लाइसेंस बनवा दिए कुछ ज्यादा, उसका जो खामियाजा है वो फिर जो आने वाले जिलाधिकारी आए उनके लिए हो गया। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो दायित्व था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, आपको ये भी है कि उस समय पहली बार बिल्डर्स पे एनएसए लगा, फिर उसके बाद पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया, फिर उसके बाद जनता ने लगातार सपोर्ट किया और भी बहुत सी चीजें हुई। तो जब जनता सपोर्ट कर रही है तो उनका जो राइटफुल एज पर लॉ रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने नोएडा में, मतलब मैं थोड़ा सा और इधर आ रहा हूँ, कई ऐसे काम किए जो नॉर्मली जिलाधिकारी करते नहीं है। जैसे मुझे याद है आपने पूरा वन क्षेत्र डेवलप कराया इधर 93 के आसपास, और कई एनजीओस को जो है कहीं पॉन्ड बनवा रहे हैं, कहीं ये चीजें करवा रहे हैं, ये सब क्या था? आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है जी, और चूंकि आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं इसलिए आप भी अफेक्टेड होंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड होगी। सामान्यतः जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें रटवाया भी जाता है कि अबाउट 30% और 33% लैंड शुड बी ग्रीन, राइट, सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन्ड। आपके यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ प्रदेश में लगभग 6.5% ग्रीन है, आपके यहाँ आपकी जो
एरिया है इट इज अबाउट 1440 स्क्वायर किलोमीटर। जी दिल्ली और ये बराबर है, केवल 4-6 किलोमीटर का अंतर है, ज्यादा बड़ा हो गया मुझे लगता है थोड़ा सा। 4-6 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन आपके केवल 1.58% ही ग्रीन है। जी दूसरा, आपका खतरा यह है कि दिल्ली में पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो मैटर ऑफ पॉलिसी एनसीआर में शिफ्ट होगी। बिल्कुल। तीसरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा बाय डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जी इंडस्ट्रीज बाय डेफिनेशन हमेशा बढ़ेंगी। इसका मतलब लैंड, वाटर, एयर पे पोल्यूशन और इम्पैक्ट हमेशा पड़ेगा। बिल्कुल। आप देख सकते हैं आपके जो नदियां हैं बिल्कुल। उनकी क्या स्थिति हो रही है। ऐसा, तो ऐसी स्थिति में जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ेगा, उस ट्रांसपोर्टेशन के साथ पोल्यूशन ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कॉन्शियसली स्ट्रक्चरली इस जिले के लोग ग्रीन को नहीं प्रमोट करेंगे तो उनके आगे आने वाले दिनों में 25 तरह की दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड, और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा इस जिले में, जिसमें कि ग्रीन, वाटर, एयर और लैंड सबका एक बैलेंस बने और फिर जो है फास्टर डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें आपको अथॉरिटियों से सहयोग मिलने में परेशानियां आई? देखिए साहब, हाँ, ऐसा है कि उसमें मैंने 3 मॉडल्स उस समय देखे थे। एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जो हर वर्ष होती है, उसमें सर्वाइवल रेट 30-40% होता है। दूसरा, अथॉरिटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट को दे देते हैं, ग्रीन डेवलप हो जाता है, सड़कों के किनारे हो जाता है, वो एक पार्ट था। लेकिन ये जरूर है कि जिलाधिकारी के रूप में हम थोड़ा इनोवेटिव चाहते थे, इसलिए हमने सरकारी जमीन पे CSR, यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, अब उसमें CSR एक्ट में 2% ऑफ देयर प्रॉफिट दे हैव टू इन्वेस्ट। मैंने सबको बुलाया, बात किया, कुछ उसमें से तैयार हुए, फिर उसमें से मैंने जो है कलेक्ट्रेट में, सोरखा में, जेवर में 91 एकड़, फिर उसके बाद सैमसंग से 71 एकड़ दादरी में, इस तरह से कराया। और उसमें जो है उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, MOU हुआ कलेक्टर के साथ, ये इंश्योर किया गया कि जमीन ट्रांसफर नहीं है किसी भी तरह से, चाहे लीज हो, चाहे लाइसेंस हो, या एनी टाइप ऑफ लियन वाज नॉट देयर। और उसके बाद उन्होंने पैसा लगाया और उसमें मियावाकी स्टाइल प्लांटेशन हुआ, जिससे कि कम से कम कलेक्ट्रेट में तो इसलिए लगाया, लोग कुछ एक पक्ष आता है कि कलेक्ट्रेट में क्यों लगा दिया, 3500 स्क्वायर मीटर था। मैंने ये सोचा कि जब मैं कलेक्ट्रेट में लोग आएंगे तो ये देखेंगे कि ग्रीन है और ग्रीन यहाँ की आवश्यकता है, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। कोई कह सकता है कि तत्कालीन जिलाधिकारी उचित नहीं किए, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रीन की जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा इस जनपद में डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि इस जनपद के कई स्ट्रक्चरल इश्यूज में ग्रीन का बैलेंस होना बहुत महत्वपूर्ण है, वाटर का प्यूरिफाइड होना बहुत जरूरी है, और एयर का साफ होना बहुत जरूरी है। ये यहाँ के बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सर, इसी में अब जब आप छुट्टी लेके वापस आए 2 साल के बाद, तो आपको परिवहन आयुक्त बनाया गया? नहीं, पहले मैं इंडस्ट्रीज में विशेष सचिव, फिर उसके बाद RED में था, फिर रूरल इंजीनियरिंग में, और फिर उसके बाद कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिर परिवहन आयुक्त। जो परिवहन आयुक्त बने तो आपने बड़े वहाँ पर भी इनोवेशन जो है अपना जारी रखा, और मैंने पहली बार देखा कि इस तरीके से जो है सचिव लेवल पे अगर आप हैं या परिवहन आयुक्त हैं, तो वहाँ से आप आदेश जारी कर रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए, और उस पर जो है लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग जो है अपील कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी ऐसे चलाइए, ये करिए, वो करिए। ये सब कहाँ के मतलब वहाँ पहुँच के लगा या दिमाग में साथ साथ चल रहा है? नहीं, वो सेम थॉट प्रोसेस होता है, केवल परिवेश बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। और देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग के अधिकारी जो है बहुत अच्छा कार्य उस समय किए और वो कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियलिटी है। तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी के आने से मैंने सबसे पहले चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आप ये देखिए कि सारा कुछ लाइसेंस बनना, तो वो लाइसेंस बनना सब वेबसाइट पे बनता है, आम जनता उसको समझ नहीं पाती है, बीच में एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसलिए चैटबॉट हो गया 800-544-1222। जब भी चाहे पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में पहली बार किसी परिवहन विभाग ने इसको किया। दूसरा, लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया, चूंकि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर जो करीब 1.5 लाख उत्तर प्रदेश में है, उस कॉन्सेप्ट को, और मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया। आज 1.5 लाख जो है CSCs पे भी बन रहे हैं। उसी तरह से हमारे परिवहन विभाग के अधिकारियों को, जैसे जब मैं DM था 2019 में नो हेलमेट नो पेट्रोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उस समय चैलेंजेस आए थे। उसके बाद जब परिवहन आयुक्त हुआ तो उसको फिर से स्टार्ट किया, तो
ऑनरेबल सीएम ने भी और गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया। जी उसमें बहुत सिंपल है कि आपको अपनी सिक्योरिटी आवश्यक है, और इस तरह से बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस उसमें हुए थे। जैसे कि हमारे जो इंटरनेशनल लाइसेंसेस होते हैं तो वो कभी जो है एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं थे, अब वो पहली बार जो है प्रॉपर फॉर्म में बने हैं, प्रिंटिंग होके, तो वो सारी चीजें काफी चेंज हुई, बुकलेट फॉर्म में बने हैं। लेकिन सर अभी तक यहाँ पर लाइसेंस जो है यूपी में वो वैसे ही बनते हैं, प्रॉपर हैं, मतलब कार्ड पे नहीं आ पाए हैं या आ गए हैं? कार्ड पे तो है, लाइसेंस तो इलेक्ट्रॉनिकली बनते हैं और उसका प्रिंट आउट। ओके, मुझे शायद ये ध्यान था कि अभी भी पेपर वाले चल रहे हैं कुछ जगह। नहीं, लाइसेंस आरसी की बात करें, आरसी जो है वो पेपर पे चल रही है, जैसे दिल्ली में है वो। तो लेकिन उसका भी निर्णय हमने गवर्नमेंट से करा दिया था कि आरसी भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। अच्छा, अब बात आते हैं, आपने जब यहाँ थे आप डीएम, तो आपने माफियाओं पर बड़ी लगाम लगाई और एक बेंचमार्क सेट कर दिया और कई माफियाओं पर गैंगस्टर लगाया, मुकदमे दर्ज किए। इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? क्या सरकार से वो पीछे से फ्री हैंड था या ये इनिशिएटिव भी आप ही का? अशोक जी, इस बात को समझना पड़ेगा जी कि जिलाधिकारी, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही जिलाधिकारी का पद, डीएम का पद इम्पोर्टेंट माना जाता है और आगे तक रहेगा। मैंने आपको जैसे शुरू में ही वार्ता के कहा कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो अब गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है। ये पूरा इलाका बड़ा संवेदनशील है, इसका नेशनल और इंटरनेशनल जो है ग्लोबल इम्पैक्ट भी नोएडा का जाता है कि नोएडा में क्या हो रहा है, बाहर की कंपनीज आती हैं, तो ऐसे में जब पीस रहेगी तभी प्रोग्रेस रहेगी। ये बेसिक प्रेमाइस उस समय मेरे चिंतन का था। तो पीस कैसे होगी? देखिए, आपका जिला जो है गौतम बुद्ध नगर, वो नया जिला है, 1997 में आया, अथॉरिटी थोड़ा पहले आई। तो नए जिले में अभी इसकी पूरी संस्कृति जो पुराने जिलों की होती है उसको इवॉल्व होने में समय लगेगा। संस्कृति का मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, तो इनफॉर्मल कल्चर भी होना आवश्यक है। तो एक प्रोग्रेसिव जिले का इनफॉर्मल कल्चर भी होना आवश्यक है। अब यहाँ जितने भी इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स हैं, सभी बेचारे अपने इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप उसमें मेंटेन करने में, मैनेज करने में लगे रहते हैं। इसमें डेविएट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बहुत अधिक रहते हैं। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स मिनिमम पे रहें और मैक्सिमम पीस ऑफ रहे, जिससे कि प्रोग्रेस हो सके, ऐसा वातावरण देना बहुत जरूरी है था, ऐसा मैं समझता और हमेशा समझता हूँ। इसलिए आवश्यक था कि टफ रहे इन सारी चीजों पे, और इसलिए उन सब एक्शंस को लेना पड़ा जिससे कि पीस रहे। बेसिक प्रेमाइस है कि पीस रहेगी तभी प्रोग्रेस रहेगा। कितने आप लोगों ने, आपने कितने गैंगस्टर वो मतलब लगाए थे? 900 प्लस 900 प्लस गैंगस्टर्स थे, 11 एनएसए थे, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान में बिल्डर्स पे लगे, और उसके बाद कुछ 151 में भी था। तो ओवरऑल कंडीशंस जो है वो देखिए, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, गौतम बुद्ध नगर, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस मिनी इंडिया, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी तरह के लोग आ रहे हैं, सभी बस रहे हैं। दिल्ली कोई काम कर रहा है, कोई दिल्ली से यहाँ आ रहा है। ऐसे में उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देना यहाँ की प्रोग्रेस पे प्रमोट करेगा। इस बात का ये बेसिक प्रेमाइस है। और अगर इसमें जरा सा भी डेविएशन होता है तो उनका ट्रस्ट कम होता है। तो अगर आपको प्रमोट करना है जिले को, तो यहाँ पे पीस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये मैं मानता था। लेकिन सर, इसमें मतलब इतने सारे अच्छे काम हो रहे थे, फिर अचानक एक ऐसा मतलब मामला आया जब सेक्टर 12 में आपने जो है एक बच्चे के ऊपर जो एक छुट्टी उसने जो है डुप्लीकेसी कर दी थी। 12th का बच्चा था शायद, या 10th का था, वो कैसे हो गया था? नहीं, मुझे पूरी बात नहीं याद है, कोई ऐसी घटना जरूर हुई थी। लेकिन बच्चे ने शायद फिर माफी मांगी थी। हाँ, मतलब लेकिन बच्चे पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। पॉइंट ये था कि किसी ने भी जिलाधिकारी के नाम से यदि कोई आदेश निकाल दिया हो, तो उसका इम्पैक्ट लोकल, स्टेट वाइज, नेशनल, इंटरनेशनल पड़ता है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसने किसी के साइन करके, जिलाधिकारी के साइन करके क्या जो है ऑर्डर निकाल दिया। तो इसलिए उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन तो होना था। बाद में चीजें सेटल हो गई, वो दूसरी बात। जी सर, अब ये तो आपकी जो जर्नी है एज ए परिवहन आयुक्त रहे, आप सचिव रहे, डीएम रहे, और जितनी हम सारी चीजें बातें कर रहे हैं, लेकिन अब आपके कैरेक्टर का जो, आपके जो जीवन यात्रा का जो दूसरा पार्ट, जो आपने मतलब कायदे में तो अब रिटायरमेंट के बाद शुरू करना है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा पीछे से
शुरू कर दिया था। हम लोग उस समय भी चर्चा कर रहे थे कि भाई आप 24 में जो है, तो मैं विशुद्ध तौर पे अब उस पॉलिटिकल और अब जो आपका जो सोशल चरित्र आपने डेवलप किया है उस पे आना चाहता हूँ। ये पॉलिटिक्स, राजनीति का रोग कैसे लगा? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो पहले लाइटर वेन में मैं आपके दर्शकों को, वो ये है कि मैं जितनी बार हटा, सब पोस्टिंग हुई, मैक्सिमम बिना फेयरवेल के हटा गया। जैसे शकोहाबाद में चुनाव हुआ 1996 में, मुलायम सिंह साहब का अपना सिटिंग था। उस वर्ष उन्होंने डिसाइड किया कि उनके भांजे लाखन सिंह को दिया जाए। मैंने बहुत कड़ाई कर दी। अशोक यादव उसमें जीत गए 4200 से। मेरे डीएम उससे नाराज हो गए। नेक्स्ट डे मुझे जो है वो जसराना भेज दिया गया। जसराना में मैंने 960 एकड़ का पट्टा पकड़ा फर्जी, जिसमें कि 22 लोग सस्पेंड हुए। तो वहां भी फेयरवेल नहीं हुआ, वहां भी फेयरवेल नहीं हुआ। उसके बाद डीडीए में आया। डीडीए में जब आया तो वहां पे 6000 करोड़ का मैसेज वो था, इशू था 135 सोसाइटीज का, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो वहां पे भी मुझे फिर रिपेट्रिएट किया गया। फिर वापस जोशी साहब ने मुझे बुलवाया और मेरे लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ, प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का। फिर उसके बाद एमसीडी में भी टेनोर से थोड़ा पहले जाना पड़ा। एनडीएमसी में ली मेरिडियन का इशू आ गया। उसमें तत्कालीन गृह सचिव साहब भी हटे और उसके थोड़े दिन बाद मुझसे भी कहा गया, तो मैं भी वापस आ गया। तो कोई फेयरवेल नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ओएसडी के रूप में काम किया, तो वहां भी मतैक्य नहीं रहा चेयरमैन से, तो मैं हटा, तो वहां भी फेयरवेल नहीं हुआ। अभी आता हूँ उसमें। फिर उसके बाद जिलाधिकारी के रूप में यहाँ भी फेयरवेल नहीं हुआ। फिर उसके बाद विशेष सचिव जब इंडस्ट्रीज में रहा, तो वहां मतैक्य नहीं रहा एक सीरियस इशू पे, और वहां से भी बिना फेयरवेल के रहा। फिर उसके बाद आरईडी में ट्रांसफर के इशू पे हटा, तो वहां भी फेयरवेल नहीं हुआ। फिर उसके बाद कमिश्नर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहा, आरसीएस रहा, तो वहां पे डिफरेंसेस हुए सीरियस इशू पे, तो वहां पे भी जो है मुझे जो है फेयरवेल नहीं मिला। नॉर्मल कोर्स में, लाइटर वेन में कह रहा हूँ। फिर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट रहा और वहां भी बहुत ठीक ठाक काम अपने हिसाब से किया, लेकिन रिटायरमेंट के 15 दिन पहले वहां भी हटा दिया गया, तो वहां भी फेयरवेल नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ दीज आर नॉर्मल थिंग्स, लेकिन इसमें ये होता है कि सबऑर्डिनेट की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो देखते हैं कि चूंकि इनको हटाया गया तो इनके अच्छे कर्म सभी रिस्पेक्ट करते हैं। हर जगह मुझे रिस्पेक्ट मिली और ब्यूरोक्रेसी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पॉलिटिकल क्लास से भी रिस्पेक्ट मिली, लेकिन सभी जगह एक फीलिंग चली आती है कि इनको चूंकि हटाया गया इसलिए इनका फेयरवेल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लगता है कि फेयरवेल जो है, ये सब फेयरवेल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लास्ट फेयरवेल हो उससे पहले वाला काम भी अच्छा कर दें। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड, अब मेन पे आ रहा हूं। जब आप स्किल्स डेवलप करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो मैं अपने स्किल को ताले में बंद कर दूं और फिर जो है जनरल टाइम जैसे किल होता है वैसे करूं और कमेंटेटर बन जाऊं सोसाइटी के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल। मेरा विचार है कि नहीं, एक बार जब स्किल डेवलप किया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। जब गवर्नमेंट में था तो स्ट्रक्चर्ड था, अब प्राइवेट होके अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से लेकिन उन स्किल्स का यूज किया जाए। तीसरा, प्रैक्टिकली हमेशा आपको अपने माइंड और बॉडी को एक्टिवेट रखना है। तो जब तक वो इनएक्टिव ना हो तब तक उसको यूज करते रहना है। इसलिए हमने कोऑपरेशन 17 एक संस्था है, ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के रूप में जिस दिन रिटायर हो उसके अगले दिन 2 अक्टूबर को ही हमने दशहरे के दिन ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद अब गौतम बुद्ध नगर, खुर्जा और सिकंदराबाद के लोगों के लिए मैं सजेशन देता हूं जो कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ना हो, पुलिस केस ना हो और आपस की लड़ाई ना हो, और उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं करता, प्रो बोनो देता हूं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो इश्यूज, चाहे दिल्ली के और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करूँ। ये मेरा अपना सेल्फ का है, इट गिव्स मी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। दैट इज द ओनली पॉइंट। लेकिन सर, ये जो आप कर रहे हैं समाज सेवा, उससे जो वर्तमान में अधिकारी हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप जो जिस बात को लोग वो जानते नहीं हैं तो लोग उन्हें घुमाते रहते हैं, तो उससे जो है वो घूमना बंद हो जाता है और उन अधिकारियों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप तो राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये नॉन पॉलिटिकल है। अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन
पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हमारे इस कैरियर को डिसाइड नहीं करेगी। मेरा सेटिस्फैक्शन है कि एट द एंड ऑफ द डे, विच मीन्स लाइफ, हम सेटिस्फाइड रहें कि हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति था, वो हुआ कि नहीं। शिक्षा स्टार्ट की होगी तो उस समय जो है कॉन्वेंट स्कूल था, तो जहाँ 5 रुपए फीस होती थी, हमारे लिए 2.5 रुपए फीस रखी गई। केंद्रीय विद्यालय में 3 रुपए फीस थी। बाकी वेस्ली इंटर कॉलेज में बहुत सस्ता था, फीस माफ हुई। फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 20 रुपए थी। तो जब सोसाइटी ने हमको इतना दिया है तो एक स्टेज के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप भी सोसाइटी को दें। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आपने कहा, तो मैंने कहा कि यू गेट लाइफ ओनली वंस, दोबारा लाइफ जिंदगी मिलती नहीं। हालांकि मैं अद्वैतिक हूँ, लेकिन मैं आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करता। तो आपको जब एक ही बार जिंदगी मिलती है तो मूल प्रश्न उठता है कि जिंदगी के एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू बिकम इनइफेक्टिव, तो क्या आपको जो मौका मिला था उसको आपने सही तरीके से प्ले किया कि नहीं किया। और उसमें किसी और का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, खुद का सर्टिफिकेट लेना है। इट इज पॉइंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, आई एम यूजिंग द वर्ड सेल्फ इंटरेस्ट, मैं ये सोचता हूँ कि समाज के प्रति जो दायित्व है उस दायित्व में अपने रोल को पूरा किया कि नहीं किया। तो अब कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड है, क्योंकि मैं दिल्ली यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे अब काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए ये काम किया जाए। मार्केट में एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में लोगों को अगर ठीक लगेगा तो ठीक है। तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट ABC कि किसका एडवर्स नुकसान हो रहा है, किसका क्या। मेरे आइडियाज जा रहे हैं, एक्सेप्टेबल होंगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्टेबल होंगे तो ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल थिंग। नहीं, लोगों को फायदा हो रहा है। आपने AOA पे बड़ा अच्छा, मुझे याद है, आपने एक बड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंट फिर लिखने वाला हूँ। और अब जो है जिलाधिकारी ने भी उस पर एक्शन ले लिया है। यहाँ पर जो अभी मिदारूपम है कि AOA जितनी 100 से ज्यादा AO उन्होंने चिन्हित कर लिए हैं कि जिनमें इतने सालों से चीजें चल रही थी। बिल्कुल, तो ये रिजल्ट है आपके, मैं इसको अप्रिशिएट भी थैंक यू। लेकिन राजनीति जो इसके पीछे है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। 2 बातें होती हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा फिलोसफिकल आदमी हूँ। जिंदगी को देखने का 2 नजरिया होता है, एक आइडियलिस्टिक और एक प्रैक्टिकल। आइडियलिस्टिक मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ द डे, व्हिच मींस लाइफ, वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड। तो उस कार्य को मैं हमेशा करता रहूंगा। तो ये मैंने बताया कि सोसाइटी में कार्य करता रहूंगा और प्रो बोनो करता रहूंगा। फंडिंग का जो इशू आएगा तो वेस्ट में कॉन्सेप्ट होता है क्राउड फंडिंग, CSR, वो देखा जाएगा। लेकिन सोसाइटी के लिए करता रहूंगा क्योंकि इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये हुआ कि जब ये सारी नॉलेज है पॉलिसी लेवल पे से लेके, जब मैं 4 साल की सर्विस के बाद भारत के कृषि मंत्रालय, कोऑपरेटिव, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद शिपिंग, उसके बाद पोर्ट, इन सब चीजों को पॉलिसी लेवल पे देखता आया और लगातार फिर देखता आया हूँ, तो लगता है कि यदि आवश्यकता सोसाइटी समझेगी, मौका देगी, तो वो पार्ट भी सोसाइटी को राइट अर्नेस्ट में देने की कोशिश की जाएगी। एंड देयर इज नो हार्म इन दिस। देखिए, अगर आप सोसाइटी के लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ब्यूरोक्रेसी, दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो कोई ना कोई रोल होना चाहिए। यदि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच लीड टू अ रिजल्ट, तो अपना प्रयास करना चाहिए। अब जब पॉलिटिक्स की बात आ जाती है तो क्या ये जो पूरा शहर है, 3 शहरों का जो एक पूरा जिला है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना को तो आज तक कोई नाम ही नहीं दिया, मैं तो इसे आउटर नोएडा कहता हूँ कि कम से कम एक सिमिलरिटी तो हो। तो ये जो 3 शहर है, इनके अगर आप विकास का क्रम देखें या डेवलपमेंट की चीजें देखें तो आपको नोएडा में जो है बड़ा चमचमाता हुआ मिलेगा। देन फिर ग्रेटर नोएडा आता है, ग्रेटर नोएडा में थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, और फिर जैसे हम यमुना में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम जो है वाकई एक ऐसे शहर में आ गए जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि शहर जैसे दिल्ली है तो दिल्ली पूरा एक लगता है कि ये रिंग रोड है तो पूरी रिंग रोड एक सी होगी। तो क्या मैं पॉलिटिकल उसमें अब बात कर रहा हूँ या आपका जो सोशल वो है कि क्या इन तीनों शहरों के लिए अब जो योजनाएं हैं, जो भी आपके नियम हैं, वो सब बराबर होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए नोएडा में 5% मिलता है, ग्रेटर नोएडा में 6% मिलता है, यमुना में 7% मिलता है। जबकि अगर ये सारी चीजें यूनिवर्सल रूल्स हों सारे, तो एक जिले के लिए तो कम से एक बराबर हो, ताकि वो जो चीजें हैं, डेवलपमेंट है, वो नोएडा में सड़कें बढ़िया बड़ी दिखती हैं, फिर यहाँ थोड़ी कम दिखती हैं, और यमुना आके तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। देखिए ऐसा है जी,
उसमें और भी जोड़ दो, जी यदि आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को देखें शेड्यूल 2, जी जी तो जो अर्बन इलाके हैं जी वहाँ पे शेड्यूल 2 कहता है कि 20% लैंड ऑफर किया जाएगा डेवलप्ड, जी जी इनकी जमीन ली जाएगी। बिल्कुल। तो 5, 6, 7 और 9 20% भी कहता है। हाँ तो खैर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हाँ। नोएडा बहुत पहले से चला, यहाँ की प्लानिंग अच्छी रही, परकुलेट करके धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा। इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग पब्लिक पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं, चाहे पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक या नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में जो दिक्कतें आई वो नोएडा में भी आएंगी। वन शुड रिमेन वेरी कॉशियस, स्टडी डेली। जो नोएडा में आई हैं उसका कुछ और खराब रूप ग्रेटर नोएडा में आएगा, क्योंकि पावर सेंटर नोएडा में है, और जो ग्रेटर नोएडा में है उसका और खराब रूप जेवर में आ सकता है, अनलेस की पावर को उस तरह से और पूरे कॉन्सेप्ट को दिखा जाए। अब मैं छोटी सी बात आपको कह रहा हूं, मैं डीडीए में भी काम किया। डीडीए में समाज के हर वर्ग के लोग काम करते हैं दिल्ली में, तो उनके लिए सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, ईडब्ल्यूएस और गरीब लोगों के लिए भी फैसिलिटीज थी। आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मोस्टली जो है टू मच इंपॉर्टेंस इज ऑन बिग हाउसेस, मल्टी स्टोरी, लेकिन जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज में वो कहाँ रहेंगे? ये मेजर वो जो है, आप देखिए मेरठ से आएंगे, बुलंदशहर से आएंगे, गाजियाबाद से आएंगे, तो जब अलीगढ़ से आएंगे, तो जब वहां से आएंगे रोज सुबह शाम, तो निश्चित रूप से न तो अपना बेस्ट दे पाएंगे और ना तो जो उनको मिलेगा एज अ सैलरी उसमें अपनी जिंदगी कायदे से जी पाएंगे। तो किसी भी गवर्नेंस सिस्टम में सारे शेड्स को ध्यान में रखना चाहिए, हाई एंड से लेके लो एंड तक। और उनके लिए जैसे दिल्ली में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स थी, यहाँ कोई LIG, MIT सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम नहीं उस तरह की रही, कुछ होगी लेकिन यह है कि उस तरह से प्रोमिनेंटली नहीं है। तो अब क्या होगा कि नेचुरली स्ट्रक्चरली वो ऐसे इलाके में बसना चाहेंगे जो कि रेगुलेटेड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, और बाद में वो हमेशा रशाकसी चलती रहेगी अथॉरिटी से उनकी। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स हो जाएंगे और एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, एज अ रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये आगे ग्रेटर नोएडा में और होगा और जेवर में और बढ़ेगा। तो इसलिए प्लानिंग लेवल पे पूरा जिला एक ऐसा केस स्टडी है कि इसके लिए अलग से ध्यान देना चाहिए। एक चीज और है, अगर आप देखें तो चूंकि मैं दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस वो मैं बता रहा हूँ, DMC एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 में बना, ये पब्लिक सर्विसेज के काम को करता है, सिविक सर्विसेज को। और DD एक्ट 1958 में बना, वो लैंड के एक्वायर होना, मास्टर प्लान बनाना, जोनल, सेक्टर, बिल्डिंग प्लान, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इन सबों के डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको सारा को दिखता है। अब ऐसी स्थिति में वहां पे जो सिविक सर्विसेज डील की जा रही हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशन पहले से है। तो जब मैं कलेक्टर यहाँ का था तब भी मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, तब एक बात लोकल आई थी कि लोग इलेक्टेड ना हो, तो फिर मैंने उसमें कहा था कि देयर इज वन मॉडल व्हिच इज कॉल्ड NDMC मॉडल। वहां पे इलेक्शन नहीं होता लेकिन वहां पे भी कॉर्पोरेशन है। तो मेरा एक हमेशा विचार है और मैं आपके द्वारा कहना भी चाहूंगा कि इतना विस्तार हो गया है कि यहाँ पे सिविक बॉडीज अलग होनी चाहिए और अथॉरिटीज अलग होनी चाहिए, क्योंकि अब अथॉरिटीज के इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर हैं वो पशुओं के और बेसिक एजुकेशन और बाकी सब चीजों को शायद इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं जो पहले भी कह रहा था कि क्या DM का रोल यहाँ महत्वपूर्ण होना चाहिए, जिसको बिल्कुल नीचे कर दिया। मैंने कहा स्ट्रक्चरली DM तो छोड़ दीजिए, हो सकता है DM से ऊपर लेवल के भी सिविल सर्वेंट्स यहाँ आने चाहिए, जो मैंने पहले प्रपोज किया था। नोडल अधिकारी की तरह, नोडल हो या जो भी आप यहाँ कमिश्नरेट बना दीजिए, जो भी आप कर दीजिए, ठीक है, जिसमें दोनों और पुलिस के साथ अच्छा सामंजस्य रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ म्युनिसिपल बॉडी भी एक होनी चाहिए। तो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, और अब मैं कुछ प्रश्न जो है मैंने रैपिड राउंड के लिए रखे हैं, देखते हैं हम उत्तर दे पाते हैं। नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होंगे आपके लिए, जो मैं आपको समझ पाया हूँ। पहला मेरा सवाल है कि आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। मैं बट लिविंग उसमें पूछ रहा हूँ।
नहीं, मैंने आपसे कहा जी, जी। कि एज अ सिविल सर्वेंट और एज इंडिविजुअल इन सोसाइटी हाँ, हाँ। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ हम्म, रिलीजियसली और अदरवाइज मैं ब्राह्मण को मानता हूँ वन रियलिटी जी जी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, हम्म, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हम्म, नो कास्ट नो रिलीजन नो डिस्क्रिमिनेशन। हम्म, क्योंकि ये जैसे जैसे दुनिया में आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे बिल्कुल। तो सोशो कल्चरल जो है सबके लैंग्वेज अलग है, सोशो कल्चरल अलग है, तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, लोग अलग अलग करते हैं। और वैसे जो है लेट फादर एंड मदर। ओके, पसंदीदा प्लेस कौन सा है आपका, कहाँ आप रहना चाहते हैं? नोएडा, दिल्ली तो रहे। अच्छा, एक बात और बता दूं जी जी कि कुछ लोग मेरी जिंदगी में, खासकर मैं यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर संगमरमर पांडे जी का नाम लेना चाहूँगा, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति थे। सिविल सर्विसेज में भी कुछ सीनियर लोग बहुत हमें प्रमोट किए, तो ऐसे कई लोग जो हैं वो आदर्श की श्रेणी में हैं, मैं उनका नाम अभी यहाँ पर नहीं लेना चाहता। मेरा मतलब जैसे आप नोएडा रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो आप, लेकिन एक होता है कि फेवरेट प्लेस होता है कि आदमी चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ, तो किसी को पेरिस होता है, किसी को मुंबई होता है। आपके लिए फेवरेट प्लेस कौन सा है रहने के लिए? जी? एक होता है ड्रीम प्लेस होता है। देखिए, ऐसा है जी कि एक कैबिनेट है, और ये कैबिनेट में अपने लिए नहीं, नोएडा के सभी और गौतम बुद्ध नगर के सभी लोगों के लिए लाइफ की बेसिक कंडीशंस ठीक होती रहनी चाहिए, बिल्कुल। और उसमें एयर वाटर लैंड इन पर्टिकुलर, ठीक, ओवरऑल पीस होना चाहिए। तो फेवरेट वहीं पे रहेगा जहाँ पे सारी चीजें। बट अभी है क्या आपका? कोई तो एक ऐसा होगा डेस्टिनेशन कि मैं यहाँ जाके देखिए, जो व्यक्ति जहाँ का कलेक्टर रहता है वहां से विशेष प्रेम रहता है, तो कभी भी कलेक्टर रहा हो वो वहीं के गुणगान गाता है। रहेंगे गौतम बुद्ध नगर में। ओके, आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? मैं मूवी, अच्छा, ये एक नया मैं ब्रेकिंग न्यूज। मूवी नहीं देखता, ओके, सीरियल भी नहीं देखता। अच्छा, वेरी गुड। आपके जो फेवरेट लीडर है इस देश के अंदर, वो कौन है? देखिए, ऐसा है कि दिस इज अ वेरी टिकलिश क्वेश्चन, जी और स्वतंत्रता के बाद और आज तक बहुत से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी है। इसलिए बिना किसी का नाम लिए हुए सबसे पहले मुख्य रूप से, और सभी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, गांधी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि गांधी ने फिलॉसफी मैंने पढ़ी है डीपली, गांधी मेरे लिए बड़ी है। आज के दौर में सभी हमारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेवर जैसा कार्य जो है वो कभी हिंदुस्तान में इतनी तेज स्पीड से नहीं हुआ, तेज स्पीड से नहीं हुआ, लेकिन जेवर जो है जिस तरह से हुआ है वो हुआ है। ऑनरेबल सीएम ने भी जो एज अ पॉलिटिकल लीडर जो निर्णय किया इन जगहों के लिए वो अच्छा किया। और लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं आपको बताऊं कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अब अगर आप मेरा पूरा दर्शकों को बताएंगे तो मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो मैं इंटरेक्ट किया उसमें मैंने सभी लोगों की अच्छाइयों को देखा है। जैसे शोकाबाद और जसराना का जो मैंने घटना बताई अभी, लेकिन तब मुलायम सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरा स्थानांतरण या मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, प्रेस किया। उसी तरह से जब मैं बड़ौत में था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो भी उन्होंने जो टफ एक्शन लेते थे तो प्रेज ही किया। अब आपको एक और बात बताऊं, अजीत सिंह साहब मेरे समय हारे थे, तो मुझे पर्सनली जानते थे, तो जब कृषि मंत्रालय के उसमें कारण था तो मैं दिल्ली में खेलगांव में रहता था, तो ओवर स्टे कर दिया, तो करीब 2.25 लाख रुपए जो है वो चार्जेस लगे, जब उसको छोड़ा तो बाद में अजीत सिंह साहब जो है वो कृषि मंत्री बन गए। जब कृषि मंत्री बने तो मेरी पत्रावली गई, तो उन्होंने कहा बीएन सिंह की फाइल आ गई, किसी से कहा जिससे मुझे बताया, तो उनका बीएन सिंह ने तो ठीक ही काम किया, क्या बात तो सही कहते हैं, उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो मैं उनको भी सम्मान करता हूँ। अब ऑनरेबल सीएम साहब, जब ये घटना जो आपने चर्चा की हुई, लेकिन उसके बाद कोई चार्जशीट हमें आगे नहीं लगी, ड्रॉप कर दिया, तो ये भी अपने आप में है। एक और है, जोशी साहब एलजी हुआ करते थे दिल्ली के, हमको मधुकर गुप्ता साहब जो बाद में होम सेक्रेटरी बने, उस समय डीडी के डीसी हुआ करते थे। तो जब ये सीबीआई के लिए आदेश हुआ
उसी समय चूंकि पत्रावली में मैंने ही लिखा था, सीबीआई की बात नहीं लिखा था, जांच के लिए लिखा था 135 सोसाइटीज का, तो हमको रिपैट्रिएट कर दिया गया 4.5 साल में, 6 महीना बचा था। तो उस समय जो है जोशी साहब से नाराज हुए, तो फिर उसमें भी एक सीनियर लोग ने कहा कि भाई आप कोर्ट जाइए। तो जोशी साहब के पास जब बात गई तो उन्होंने मुझे बुलवाया, तो उन्होंने कहा यंग मैन यू से सॉरी। So I said, I will not say sorry on the content, but on the expression, sir, and I'll give you all importance. उन्होंने तुरंत उसको हमारे रिपेट्रिएशन को रिवोक किया और 6 महीने के लिए मेरे लिए प्रोसेस रेंजिंग डिपार्टमेंट बना था। तो मैं उनको भी आज याद करता हूँ। तो इस तरह से मैंने देखा कि पॉलिटिकल क्लास में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियंस जो है ब्रॉडली उनकी सोच काफी विस्तृत होती है। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ी मदद की और कभी भी हमारे अगेंस्ट प्यूनिटिव नहीं रहे। अगर कोई कॉन्टेक्स्ट भी आया तो पॉलिटिकल लीडरशिप को समझाते रहे। तो ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टोटल कॉन्टेक्स्ट को ही दिखाइएगा। अब जब मुलायम सिंह जी की भी आप बात कर रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव बेहतर रक्षा मंत्री थे या अब जो राजनाथ सिंह जी हैं ये हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन राजनाथ जी आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन है, बहुत ही ग्रेविटी है और सही चीज़ों को समझ करके और बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो उन दोनों के रोल को मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि उनके साथ मैंने काम नहीं किया है। राजनाथ सिंह साहब के साथ काम किया है, लेकिन वो बहुत ही डीप वाइडर थॉट वाले सीरियस पॉलिटिशियन हैं, ये मैं जानता हूँ। राजनीति में अब चूंकि आप थोड़ा थोड़ा घुस रहे हैं, तो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा बेहतर कौन? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। किसी को भी अच्छा एक कॉमन मैन के हिसाब से किसका वर्किंग स्टाइल सही? मैंने आपसे कहा प्रोफेशनली है। मैंने आपसे कहा कि देखिए ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण पद हम रहे, ठीक, चाहे ओएसडी टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स रहे, ठीक, कलेक्टर रहे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे, तो अपॉर्चुनिटी मुझे व्यक्तिगत रूप से जहां मिली वो आपको स्पष्ट है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, वन शुड कीप डूइंग फॉर सोसाइटी। उस रोल में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। कहाँ से? मैंने कहा जेवर? वेस्टर्न यूपी में सिकंदराबाद से लेकर और गाजियाबाद तक कहीं से मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगा और जनता का काम करूंगा। नहीं मिलेगा तो भी जो है अपना बेसिक काम तो करूंगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी जी और मोदी जी ताकतवर कौन है? इन इश्यूज पे नहीं जाना चाहिए। दोनों अच्छे हैं और बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल, राजनाथ सिंह जी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, इन इश्यूज पे देखिए मैं स्पेकुलेशन पे नहीं जाता। मैंने कहा कि ये बहुत हाई लेवल पर्सनालिटी है, फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो मुझे नहीं पता, मेरी अपनी लिमिटेशन है, इसलिए मैं इन संवादों